चलो देखिए, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जितने भी आपको 9 फॉर्मूले बताए गए हैं उन पर आज प्रैक्टिस होगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और उन फॉर्मूलों को ज़रा देखिए, जो भी आपको बताया गया पूरी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ज़रा देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो कि हमारा सीबीएसई 2023 में आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, कोई 2 घटनाएं ए और बी के लिए आपको दिया है पी ए बार इज इक्वल टू 1/2, पी बी बार इज इक्वल टू 2/3, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 और देन फाइंड, इसको फाइंड करना है यानी पी ए बार अपॉन बी बार। चलिए अब देखेगा, देखो बेटा, ए बार का मतलब होता है कि ए इवेंट को कैपिटल ए से कह रहे हैं, ए ना हो उसे ए बार लिखेंगे या ए डैश लिखेंगे या ए की पावर सी लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब ए की पूरक घटना, यानी ए अगर हो रही है उसे कैपिटल ए दिखा रहे हो, ए नहीं होगी उसे सिंबल ए बार से दिखाएंगे, और अगर पी लिख देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी का समीशन 1 होता है। एक दिया है 1 में माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो 1 में माइनस करोगे उसे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए अब यहां पर ये बताइए, हमें ये क्वेश्चन निकालना है। तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है ए बार डिवाइड में बी बार। आप बच्चों को बताया गया है कि आपको इसको रटना नहीं, इसको फील करना है। पी ए बाई बी यानी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर लिखा है उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार और डिवाइड में 1 अपॉन 1 जो नीचे लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका फॉर्मूला है। जरा फॉर्मूले की लिस्ट देखिए, 9 जो फॉर्मूले लिखे थे उस लिस्ट में एक फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था, तीसरे या चौथे नंबर पर होगा, जिसमें आपसे कहा था ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो ये हो जाता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए यूनियन बी, ये आपको जरा ध्यान रखना है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी और अपॉन 1 माइनस पी बी। तो पी बी तो आपको दिया है सर जी, नहीं दिया, चलिए ठीक है। हम एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जैसे कभी आपको पी ए बार आपको दिया है 7/12 और आपको अगर जरूरत है पी ए, यानी पी ए का मतलब ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, आपके सामने न कर होने की प्रोबेबिलिटी की बने। अगर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको मालूम है ये 12 लिखो, डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो भैया इसमें डायरेक्ट कर लो, कोई सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होगा। तो आप ये करना, डायरेक्ट लिख देना 12 और जो ज्यादा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में जो ज्यादा है, ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस करो। तो 12 में 7 गया 5, उसको ऊपर लिख दो। और अगर उससे निकालेंगे विधि पूर्वक तो ये होगा 1 माइनस पी ए बार। जो मालूम है उसको 1 में माइनस कर दिए, उसका उल्टा आ जाएगा। होने की मालूम है तो 1 माइनस होने की करोगे, ना होने की आ जाएगी। ना होने की मालूम है 1 में माइनस करोगे, होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस देखिए 7/12 और देखो ये आंसर आ गया 12 और इधर होगा 12 माइनस 7 5/12। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये ट्रिक को फॉलो करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रिक से देखेंगे, इसका मतलब पी बी आपको चाहिए। तो एक काम करो, पहले ये बताइए पी ए कितना होगा। बेटा देखो पी ए हमारा कितना होगा, 2 रहने दो, इसका होने ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2 में 1 माइनस होगा 1/2, बाकी तो वही तरीका है। और पी बी कितना होगा, पी बी हमारा होगा, ये देखिए 3 है और 3 में 2 माइनस करोगे 1/3। बाकी निकालने का तरीका वही है कि आपको ये पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार से निकालना होगा। अगर डिटेल में सब्जेक्टिव होगा तो ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा, 1 माइनस पी बी बार। इसमें रखिए ये देखो ये आ जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या क्लियर है भैया, हमें तो ये निकालना, हमारा एम तो इसको कैलकुलेट करना है। तो हमें इनसे क्या मतलब, लेकिन यहाँ पर जो ये पी ए यूनियन बी की जरूरत है, पी बी बी की जरूरत है, तो इसलिए पी बी तो पता चल गया 1 माइनस 1/3। तो ये 1 माइनस 1/3 हो गया। लेकिन ये पी ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस फर्स्ट फॉर्मूला पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे हमें ये नहीं मालूम था कि ये निकालना है, लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया तो इसमें ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी, पी ए देखो आपके सामने ये लिखा है पी ए 1/2 और पी बी आपके सामने है 1/3 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। तो यहाँ से अब एलसीएम लोगे आप
तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन सब में जो एलसीएम आएगा वो हमारा 12 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 4, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 4 कट करेगा 3 बार, तो 6 में 4 माइनस हो, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 3 माइनस होगा 7/12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी ए यूनियन बी हमारा 7/12 होगा बेटा। तो यहाँ पर रखेंगे 1 - 7/12। तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे 12 तो ये 12 - 7 5/12, 5/12 देखो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे 12 - 7 डिवाइड में 12 और इधर 3 एलसीएम आ गया 3 - 1, तो ये सबसे ऊपर पहुँच गया, नीचे रहेगा। तो 12 में 7 माइनस होगा 5 और ये 3 सबसे ऊपर चला गया और ये 12 और इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 में 1 माइनस होगा 2। तो यहाँ से अब कैंसिल होगा, तो 3 4 12 और 5 ये हमारा 8 हो जाएगा बेटा, 5/8। यानी करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट होगा। और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको बस उन सवालों को प्रैक्टिस करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, कैसे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताते हैं। तो चलिए आइए देखेंगे फॉर्मूला क्या है, जरा समझो। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, जो कि 11th क्लास का होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए जानना जरूरी है। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, देखो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ई इवेंट के अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या है जरा लिखेंगे। ये होता है NE/NS। ये आपका 11th क्लास में होता है फॉर्मूला। 12th में केवल आपको इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और बेस रूल, इन पर क्वेश्चन मिलेंगे और जो फॉर्मूले लिखाए गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए इधर PE होता है NE/NS। अगर हम E की बात करें तो E का मतलब कोई इवेंट है जिसके होने ना होने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा। और आपको मालूम है, इसको अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, इसको अगर डायरेक्ट बोलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस, नंबर ऑफ टोटल केसेस। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल केसेस, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, और डिवाइड में होगा कुल परिणामों की संख्या। ये इसका बेसिक है, ध्यान रखिए। अगर हम बेसिक पर जा रहे हैं कि सर जी फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, तो ये फॉर्मूला डिफाइंड किया है। इट इज डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड किया गया है कि भैया कोई चीज़ है, किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहे हो उसके कितने केस हैं, और टोटल कितने केस हो गए, नंबर ऑफ टोटल केसेस। देखिएगा इधर, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल के लिए अब ये बात आती है, चलिए ठीक है, टोटल केसेस पर अगर बात करें तो टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या। इससे पहले आपको ये समझना होगा सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, सैंपल स्पेस क्या होता है, जरा समझिएगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। इसको जरा समझिए क्या है प्रतिदर्श समष्टि, यानी सैंपल स्पेस। 11 में क्वेश्चन आ जाते हैं राइट द सैंपल स्पेस, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल सैंपल स्पेस मालूम होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, यानी उन सारे परिणामों की लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स का मतलब, आप ये जो NS लिख रहे हो ना, NS का मतलब, S का मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस उसी को कह रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी सैंपल स्पेस के टोटल कितने एलिमेंट है, सुन लीजिए, बोलो नहीं। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हमारा मतलब जो सैंपल स्पेस है, वो जो S यूज हो रहा है वो ये है। और अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है NE/NS। तो बेसिक ये होता है, ये 11th क्लास में बेसिक होता है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करिए, NE/NS होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स। तो देखिए कभी कभी कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं, जैसे 12th क्लास में यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो, कभी कभी कुछ ऐसे चैप्टर जो 11th और 12th में कनेक्शन है जिनका, तो कुछ 11th का भी क्वेश्चन आ जाता है।
3D का इस बार 12th में यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन 3D का 11th क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट जो वर्टिसेस हैं ये केवल 11th में आप पढ़ते हो। 3D में 11th में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, केवल प्लेन लाइन पर बात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी 11th क्वेश्चन, तो जो चैप्टर आपका 11th से कनेक्ट है तो ये ध्यान रखना उसका 11th का भी बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि उसने टॉपिक तो प्रोबेबिलिटी ली है ना, ऐसा थोड़ा ना कि 11th है 12th है, प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। मान लो कोई ऐसा छोटा सवाल आ गया आप परेशान हो जाओ, इसलिए इसको नोट करिए। लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स को ही हम सैंपल स्पेस कहेंगे। सैंपल स्पेस का मतलब होगा भैया लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, यानी प्रतिदर्श समष्टि का मतलब सभी परिणामों की जो सूची बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, उसी को हम सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल के लिए ए कॉइन इज इट टॉस, एक सिक्का उछाला जाता है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल, ऐसे होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। हेड टेल ये हो गया सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? ये 2 एलिमेंट्स है, 2 आउटकम है। यानी अगर एक सिक्के को उछालते हैं, आप सिक्का उछालते हैं तो टॉस करते हैं तो केवल 2 ही रिजल्ट मिलते हैं, 2 ही आउटकम होते हैं, तो लिस्ट उनकी बनाएंगे, ये होगा। अब अगर मैंने लिख दिया 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन जो है, अगर 2 सिक्के उछाले जाते तब सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? सैंपल स्पेस तब ऐसे नहीं होगा, सैंपल स्पेस होगा हेड, या तो ऐसे लिख दो, देखो 2 तरीके, या तो ऐसे लिख दो, दोनों में भाई 2 सिक्के उछाले, पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए। मान लो पहले वाले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, मान लो जिस पे हेड आया उस पे टेल आया, दूसरे पे हेड आए, अंतर है दोनों में। भाई 2 स्टूडेंट, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा, कौन पास हो रहा कौन फेल हो रहा है नहीं, किसी को भी बोल दो तो उसमें भी केस बन जाता है। भैया एक लड़के ने सिक्का लिया है और दूसरे ने लिया है सिक्का, उसके में हेड आ रहा है उसमें टेल आ रहा है, हो सकता है जिसके उसमें हेड आए उसमें टेल आ जाए, उसमें हेड आ जाए, और क्या हो सकता है? टेल टेल। ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब बता रहे हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हो सैंपल स्पेस को। ये आपने एक बना दिया हेड हेड, जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं रिलेशन में, हेड हेड लिख दिया, हेड टेल लिख दिया, या टेल हेड लिख दिया कॉमा करके, या टेल टेल लिख दिया। यानी ये कहना चाह रहे हैं पहले वाले सिक्के को उछालने पर हेड आ रहा है, दूसरे सिक्के को उछालने पर हेड आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा? सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एक ये माना जाएगा, 3 सिक्के उछालोगे, तीनों पे जब कुछ आएगा तो वो हमारा पहला केस माना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल केस कितने हो गए बोलो? 4 हो गए बेटा। तो ये आप बच्चों को ध्यान रखना है, सैंपल स्पेस का मतलब कुल आपके टोटल आउटकम्स। इसी तरह से नंबर 1 है ए डाई, एक पांसा लुढ़काया जाता है। इसमें तो 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं। इसमें है ए डाई इज रूल्ड, यानी एक पांसा लुढ़काया जाता है। पांसा मतलब जानते हो लूडो का जो गेम होता है उसमें हम डाइस भी बोलते हैं, डाई बोलते हैं, या तो डाइस बोल सकते हो, डाई या डाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये आपने, अगर मैंने कहा बताओ अगर डाइस को आप रोल्ड करोगे, लुढ़काओगे, तो ये बताइए कितने आपके रिजल्ट आएंगे? 6 आएंगे, या तो 1 आ सकता है, कॉमा कॉमा के लिख के लिखना है। इनमें से आना एक ही है, सब नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने कहा टोटल आपके केसेस कितने हो गए? 6 हो गए। यही होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि। आप अगर 10 सिक्के उछालोगे तो 10 पे जो आएगा वो पहले बना लो, वो हमारा पहला केस माना जाएगा। ऐसे हमारे टोटल केस हो गए। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि जैसे मान लो मैंने कहा एक कॉइन को टॉस कर रहे थे, जरा सुनना जरा, अगर मैंने कहा एक कॉइन को टॉस कर रहे, जरा देखो ओरली देखो इसको, फॉर्मूले के बिना फॉर्मूले। मैंने कहा कॉइन को टॉस किया जा रहा, हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो किसकी प्रोबेबिलिटी बोले? हेड। उसके केस कितने हैं? 1। फेवरेबल केसेस का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं उसके केस कितने हैं? तो वो कितना है? 1। और टोटल केस कितने हैं? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। यानी दोनों का, जैसे हम 50% बोलते हैं, 50% का मतलब आधा हो गया बेटा। जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, अगर हमने कहा भैया पूरी टंकी ऐसे गोल है, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में है, अगर मैं उसको फील करना चाह रहा हूँ यार कितना % भर गया, तो आपने कहा 50%। इससे ये फील हो रहा है कि वो जो पूरा है उसका आधा भर गया है। 50%, इसका मतलब उसका चांस 50% है, और उतना ही चांस टेल आने का है। दोनों 50% है, दोनों सेम है, सेम चांस है। इसीलिए आप क्रिकेट में देखते हो जब टॉस किया जाता है तो केवल कॉइन सही किया जाता है। जैसे मान लो क्या है कि भाई किसको बैटिंग चाहिए, किसी को टेल चाहिए। अब मान लो इसमें दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए कहा भैया एक काम करें टॉस करते हैं, आप बोलिए जो आएगा
अब ये किसी को ऐतराज नहीं होना, कोई कहे नहीं हम मांगेंगे, तुम मांगोगे, तुम टेल मांगोगे तो उसका यानी उसका हेड हो गया। इसका मतलब दोनों का आने का चांस क्या है, मांगने से कोई ज़्यादा थोड़ा ना हो जाएगा चांस, बस वो तो इच्छा है यार मेरी यार टेल मांगने की इच्छा है, लेकिन वो 50% ही है दोनों का। 50% का मतलब 1/2 1/2। अगर हम डाइस को फेंकते हैं, डाइस को फेंकने पर, लुढ़काने पर, जैसे इसको उछालने पर हेड आएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसका जो नंबर है मेजरमेंट, वो 1/2 माना जाएगा। 1/2 का मतलब है आपका जितना 1 के करीब है, मैंने कहा उसका कैसे फील करोगे इस नंबर से, जितना 1 के करीब जा रही है प्रोबेबिलिटी, समझ लो उसका होने का चांस उतना हाई है, जितना 0 करीब आ रही है उसका होने के चांस उतना लो है। अगर डाइस को आप फेंकते हो और मैंने कहा डाइस पर 3 नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल केसेस कितने होंगे 6, और केवल 3 नंबर आ जाए, ये 1 है, एक ही रिजल्ट है, तो ये 1/6 को करोगे तो ये देखो ये 0 के करीब है, इसका चांस कम है, इसके होने का चांस क्या है, कम है बेटा। आप देखोगे 1/6 आने की जो पॉसिबिलिटी वो लो है, यानी बहुत ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन चांस लो है। आप देखते हो जब क्रिकेट है, क्रिकेट का मैच है, ऐसा तो नहीं कि 5 लेके जा रहे हैं वहाँ पे कि बोलो भाई क्या चाहिए, तो भैया जो मांगेगा उसका नुकसान है। यहाँ पे ये आदमी ये कहेगा यार तुम मांग लो, जो मांगेगा उसका चांस क्या है भाई, मान लो किसी ने कहा हमें 3 चाहिए, इसका मतलब 3 चाहिए, तो बाकी इसका मतलब क्या, उसको दूसरे वाले को क्या चाहिए, बाकी सारे नंबर 3 को छोड़ दो, तो उसके आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इक्वल होना चाहिए, यानी किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये टेल मांगे हेड मांगे कुछ भी मांगेगा, अगर ये टेल मांग रहा है तो मेरा हेड आना चाहिए, इसका मतलब दोनों का चांस 50% है। ये हो गया बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये नंबर आएगा 3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 अब अगर आप बढ़ाओगे, जैसे मैंने कहा 2 से बड़ा नंबर आ जाए, 2 से बड़ा नंबर आ जाए, डाइस को फेंकने पर 2 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये छोटे छोटे एनडीए के सवाल आ जाते हैं कंपटीशन के, 2 से बड़ा नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और 2 से बड़े नंबर 4 कैसे, तो फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, 2 से बड़े नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 हो गए फेवरेबल केसेस, और टोटल केस कितने 6 होगा, तो ये होगा 2/3। इसको अगर सॉल्व करोगे, फील करना चाहोगे तो 0.6 से कम 0.16 से तो ज़्यादा है ना, इसका चांस ज़्यादा है। अच्छा मैंने कहा कि 6 में से कोई एक नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो 1 हो गया भैया, 6 में से कोई एक नंबर आ जाए, इन 6 में से तो 6/6 कितना होगा बोलो 1, ये तो कंफर्म है आएगा। भाई देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने जब जैसे मान लो लूडो को गेम खेल रहे हो, कितने लोगों ने लूडो खेला है, हाथ उठाइए, कोई ऐसा बच्चा तो बैठा नहीं होगा जिसने लूडो ना खेला। देखिए इधर हर बच्चा लूडो खेलता है, देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 यानी 0.16। समझना, दैनिक जीवन से फील करा रहे हैं। जब मैंने कहा कि आपने नंबर चाहिए 3, मान लीजिए काटने को नंबर चाहिए 3, तो आप क्या होगा, कितनी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.16। तो बताइए जब आप ऐसा गेम खेल रहे होते हैं तो आप बताइए, अगर लूडो ये वाला, ये तो एक तो होता है उस टाइप का मोबाइल वाला, एक पुराने ज़माने वाला गेम जो इस तरीके से खेला जाता है, तो आप जब खटखट आते हो फिर फेंकते हो, तो ये बताइए आपको जब आपको चाहिए 3, तो क्या लगता है बताइए, क्या मतलब आपको हल्की सी एक खुशी होती है कि नहीं होती कि यार मुझे 3 चाहिए। 6 तो मान लो चाहिए 6 में तो फायदा हो रहा है, यानी आपको 2 में से कोई नंबर आ जाए 1/3 यानी 0.33। मान लीजिए एक ऐसा इंस्टेंट आ गया, सुनो इधर, वहां पर आपको फायदा हो रहा है किसको आने, 2 को आने से, 4 आने से, 6 आने से तो होना ही है। ये आपका मान लो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है उसकी गोट, और 4 से भी कट रही है, और उसकी 5 से भी कट रही है, और 6 से तो फायदा होना ही है। तो बताओ अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनमें से आने, 2/3 यानी कितना होगा 0.67 के आसपास, 0.66। अब बताइए आप जब खटखटाते हो तो बताइए थोड़ा खुशी और बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, अरे बढ़ जाती है। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, आप भगवान को भी याद करते हैं। देखो जब काम अटकता है तो वहाँ पे ऊपर वाला याद आता है, तो यानी यहाँ पर आपका ध्यान तो ठीक है, लेकिन आपकी खुशी थोड़ा बढ़ गई 0.16 से पहले। अब आपको लग रहा है ये हो सकता है, भगवान को भी याद किया जा रहा है कि भगवान मैं जो चाह रहा हूँ यही आए, बस इतनी कृपा करना। अब देखो इसके बाद मान लीजिए आपको क्या है, एक ऐसा इंस्टेंट आ गया, इनमें से कोई एक चाहिए। अब बताइए 5, अब देखो खुशी ठिकाना बहुत हाई हो गया थोड़ा, अब खुशी, अब आप खुशी से पागल हो गए। इंस्टेंट हम बता रहे हैं, भगवान भी याद आ रहा है लेकिन उतना नहीं।
अब ऐसा लग रहा है अब तुम बचोगे कैसे, क्योंकि इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन तब भी भगवान को याद किया जा रहा है वो ना आए, ये ना आए, जो मैं चाह रहा हूं वो आए, इतनी कृपा करना। देखिए इधर कितना होगा, 0.6 से डिवाइड करो, देखो 0.83, इतने चांस है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा इंस्टेंट आया कि वहां पे ये भी आ जाएगा, फायदा होगा। अब बताओ खुशी की मारी पागल होगा कि नहीं? अब आपको भगवान नहीं याद आ रहा है, बोलिए अरे क्लियर। अब आप ऊपर वाले को भी चैलेंज कर रहे हो, यानी अब उस स्टूडेंट से बोल रहे हो जो तुम्हारे साथ खेल रहा है, उससे कह रहे हो अब ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जब तक परेशानी थी, जब तक दिक्कत थी, तुम याद कर रहे थे जो मैं चाह रहा हूं बस वही आए। लेकिन यहां पर क्या है, अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको जो 6 नंबर है उनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, फायदा होना है। तो अब ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। आप चैलेंज करने लगते कि अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है यार, ठीक है। इसका मतलब आपने जब दिक्कतें खत्म तो भगवान याद आना बंद, लेकिन जैसे जैसे परेशानी बढ़ रही है, घट रही है, भगवान कम याद आ रहा है। और उसके बाद एक ऐसा इंस्टेंट आ गया जहां पर आपने ऊपर वाले को भी चैलेंज कर दिया कि अब ऊपर वाला भी नहीं कुछ कर सकता। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 1/6, बेटा इधर को समझो, प्रोबेबिलिटी समझना होगा। अगर मैंने कहा 7 नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हो ही नहीं सकता है। कितने केस हैं 7 नंबर आने वाले? 0, और टोटल केस तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आ रही। तो बेटा ये बात हमेशा याद रखिए, सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दिया है, और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, लिस्ट जितने भी आउटकम हैं उनकी लिस्ट को ही हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। चलिए भाई ये भी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और बता दें आपको कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी आपको ताश की पत्ते भी दिखाएंगे, खेलना नहीं सिखाया जाएगा बस। ताश के पत्ते जान रहे हो क्या होता है? 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड। देखिए इधर अभी आपको दिखाया जाएगा वो भी, कि उनके बारे में नॉलेज दी जाएगी, क्या होते। बहुत बच्चों को नहीं नॉलेज होती है। देखिए इधर आगे लिखिए, देखो एक बैग है, अभी ऐसे ओरल देखिए इधर, अभी क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, केवल आप इधर देखिएगा। इसमें 10 वाइट बॉल्स हैं प्लस 15 ब्लैक बॉल्स हैं। सुन लो इधर, इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए कैसे होते हैं सवाल। आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है बेटा जरा समझो। एक बैग है, बैग को ध्यान रखिए, कुछ सीट में क्वेश्चन दिए URN, ये दूसरा नाम होता है। जैसे जल का दूसरा नाम पानी है, वैसे ही आपका ये बैग का दूसरा नाम URN, अर्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स, ये आपका 10 वाइट हैं और इसमें 15 ब्लैक बॉल्स हैं। मैंने एक बॉल को निकाला इससे, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक बॉल को रेंडमली का मतलब होता है मैंने बैग में हाथ डाला, इस तरह से घुमाया और एक बॉल को निकाल लिया। ये नहीं सोचा कि आपको यही बॉल निकालनी, मालूम नहीं, बस बैग में हाथ डाला, इधर उधर घुमाया, एक बॉल निकाल ली। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बॉल आप निकाल रहे हो वो बॉल वाइट कलर की आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? इसको तरीका क्या होता है, बहुत आसान है। इसकी प्रोबेबिलिटी W मतलब वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें टोटल बॉल्स को काउंट करना होगा। सर जी ये टोटल केस 25 कैसे होंगे? ये तो 10 तो वाइट है, इनमें से कोई भी एक आएगी तो वही तो केस माना जाएगा। बेटा देखो 10 वाइट हैं, वाइट भले हैं सब, लेकिन सब आप एक प्रकार से समझिए, बहुत सारी पल्सर है एक ही मॉडल की, लेकिन सारी पल्सरें चल रही हैं तो सब एक आदमी की थोड़ा ना है, सब अलग अलग लोगों की है। उसमें नंबर प्लेट है। वैसी जो वाइट बॉल है उनमें हमने स्टिकर लगा दिए, W1, W2, W3 ऐसे स्टिकर लगा दिए, तो सब वाइट अलग अलग मानी जाएंगी। मतलब है वाइट ही, लेकिन सब में नंबर अलग अलग दिया। तो ये 10 केस हो गए, इधर 15 केस हो गए। एक ही बॉल निकालना है तो एक बॉल निकालोगे तो एक केस माना जाएगा। इधर W1, W2, W3, W10 तक नंबर लगा हुआ है तो 10 केस हो गए। और इधर B1, B2, B3 इधर 15 केस हो गए, तो 10 और 15 25 केस हो गए, टोटल 25 केस। और जिसकी प्रोबेबिलिटी वो कितने केस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं और न्यूमरेटर में लिखना है, वाइट आ जाएगी। तो वाइट वाला केस 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई।
और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, 3/5। बेटा जरा समझो। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता है 2 balls आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ये थोड़ा दिक्कत करेगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ताशी गड्डी है, 52 ताशी गड्डी है, उसमें से 3 पत्ते एक साथ निकालें। एक होता है 2 पत्ते एक साथ निकालना। मैंने एक बॉल निकाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बॉल जो आ रही है वही एक केस बन रहा है। लेकिन जो 2 बॉल आएंगी पता नहीं कौन कौन सी आएंगी। भाई अगर मैंने कहा 2 लोगों को लेना चाहता हूं मैं इन आप बच्चों में, तो पता नहीं वो 2 लोग कौन कौन से लूं। ये नहीं कि एक लड़के को ले लिया वो तरीका एक हो जाएगा, नहीं। पहला केस तब माना जाएगा जब दूसरा भी आएगा। जब दोनों आ जाएंगे तब वो हमारा, जैसे मैंने कहा 52, इसमें एक 5 लिया एक 2 लिया, इसको अलग 52 पढ़ रहे हो, एक 58, ये अलग अलग नंबर है, एक जैसे हैं, अलग अलग है ना, इनमें एक चेंज हुआ है। तो 2 जो ले रहे हो वो 2 कौन आ रहे हैं, उन दोनों में हल्का भी चेंज हुआ तो वो तरीका बदल जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों करने का तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना होगा हर सवाल में। जितने भी सवाल ऐसे आएंगे, 3 बॉल एक साथ निकाली जा रही है, 4 बॉल एक साथ निकाली जा रही है, 52 ताशी गड्डी से 5 पत्ते एक साथ निकाले जा रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली बोला जाता है। तो ऐसे सवाल को देखो, एक को निकालना हर कोई जानता है, लेकिन एक साथ 10 पत्ते निकाल लो तुम, एक साथ 5 बॉल निकाल लो, इनको घबराना नहीं। टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे, कितनी बॉल है टोटल 25, कितनी बॉल निकाल लो एक साथ 2, तो 25/2। और क्या कह रहे हैं, अब हमने कहा दोनों वाइट हो जाएं, तो वाइट वाली कितनी है 10, उन 10 में पता नहीं कौन सी 2 आएंगी, तो उन 10 में 2 कौन सी आएंगी, वो टोटल केस ही अपने आप काउंट हो जाएगा, मशीन अपने आप काउंट कर लेगी 10/2। तो मशीन को चलाना सीखो। 25 टोटल बॉल हैं, उन 25 में पता नहीं कौन सी 2 आएंगी, तो टोटल केसेस हो जाएंगे 25/2। अगर 3 बॉल निकालेंगे तो 25/3, और तीनों वाइट आ जाएं तो 10/3, तीनों ब्लैक आ जाएं तो यहाँ पे बदलना पड़ेगा 15/3। तो ये आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, बाकी कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एनी अपॉन NS, और बाकी एनी का वैल्यू हो गया 15/3 डिवाइड में NS कितना होगा 25/3, ये कैलकुलेशन हो जाएगी अपने आप। तो याद रखना, अगर मैंने कहा 4 बॉल निकाली जा रही है, इसमें बताओ अभी सी के टर्म में आंसर बता देना, कैलकुलेशन पूरा किया कंप्लीट होगा। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका हम सिखा दे रहे हैं। जैसे 25/3 करना है कैलकुलेट, तो डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 से लेकर 3 तक, जो ये लिखा हुआ है 5 लिखा है तो 1 से लेकर 5 तक, 3 लिखा है तो 1 से 3 टर्म होंगे, 1 2 3, ऊपर भी 3 टर्म होंगे, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 2 तक, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 25, एक टर्म, एक कम करो 24, एक और 23, ये 3 टर्म हो गए, ये हो गया कैलकुलेट इस तरीके से। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट बताओ इसका ओरल आंसर बताइएगा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें 10 वाइट हैं प्लस 15 रेड है प्लस 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल निकालने, कितनी बॉल निकालने, और मैंने कहा दोनों बॉल जो हैं ग्रीन कलर की, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आंसर क्या होगा, आंसर बताओ डायरेक्ट, बाकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 बॉल्स को एक साइमल्टेनियसली आर ड्रॉन फ्रॉम बैग, तो बताइए क्या होगा, तो दोनों बॉल ग्रीन आएंगे, तो क्या आएगा आंसर 5/2 अपॉन 10 15 25 और 5 30/2 अपॉन 30/2। और अगर मैंने कहा दोनों रेड आ जाएं तो 15/2 अपॉन 30/2। दोनों वाइट आ जाएं, 10/2, और एक वाइट और एक रेड आ जाए, एनी निकालना सीखो, एक वाइट और एक रेड, ये समझो एक मशीन है, इसको चलाना बस आ जाएगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दोनों वाइट आएंगे, इसको निकालना सीख गए, दोनों रेड आएंगे, इसको निकालना सीख गए, दोनों ग्रीन आएंगे, उसको निकालना सीख गए, लेकिन एक वाइट और एक रेड आए, कोई बात नहीं, आप वाइट निकालिए, वाइट में से कितनी वाइट है 10C1, एंड है N2 लगा देना, एंड की जगह N2 लगा देना, एक रेड है, इसमें से एक रेड निकालो, बस ये हो गया, निकाली, 2 ही बॉल है, एक रेड आ जाएगी और एक वाइट आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। मान लो मैंने कहा 3 बॉल्स निकाली जा रही है, कितनी बॉल निकाली जा रही है, तीनों बॉल में मैंने कहा 2 रेड आए 1 ग्रीन आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 रेड आए और 1 ग्रीन आएगी, तो कोई घबराना नहीं है, क्या करोगे बोलो, रेड निकालना है, 15/2 एंड N2 लगा दीजिए, N2 1 ग्रीन 5C1। और अगर मैंने कहा कि भाई 2 रेड आए 1 ग्रीन, तो बस यही है तरीका बेटा। अब ये हर टाइप के सवाल में लगा सकते हैं, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे मान लो मैंने कहा बैग में बल्ब है, मैंने कहा 20 बल्ब रख दिए, कितने बल्ब रख दिए 20 बल्ब रख दिए, 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब क्या है, बैग में 20 बल्ब है और उसमें 4 बल्ब खराब हैं, तो कितने सही हैं
अब मैंने बैग से निकाले 3 बल्ब, ये क्वेश्चन 2022 का यूपी बोर्ड का। 20 बल्ब हैं जिसमें 4 बल्ब खराब हैं। बैग में आपने हाथ डाला और रेंडमली 3 बल्ब एक साथ निकाले, 3 बल्ब एक साथ निकाले। अब जरूरी थोड़ा ना, हो सकता है खराब भी आ जाए। अभी जैसे मैंने सीट दी, मैंने कहा एक ऐसी सीट है आपके पास जिसमें, तो वो पता नहीं किस बच्चे के हाथ में आ जाएगी, लेकिन आएगी एक के ही हाथ में किसी, क्योंकि एक ही वो सीट है। तो वैसे ही निकाल 3 बल्ब रहे हो, अब हो सकता है तीनों खराब आ जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कितने, मैंने क्या पूछ रहा हूं, मैंने कहा बताओ वो तीनों बल्ब सही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब एक काम करो, जो बल्ब खराब है सर जी वो बैग में ही है, तो होने दो बैग में, आप उन 4 खराब बल्ब को हटाइए। कितने सही है? उन्हीं 16 में निकालो 3 बल्ब, तो वो मशीन हमारी कैलकुलेट कर लेगी 16C3, वो अपने आप वो चेंज कर लेगा, वो कोई भी 3 हो सकता है। उन बल्ब में B1 B2 लगा दिया, बल्ब B1 बल्ब B2 जो भी बल्ब बना हुआ है, खराब वाले में भी लिख दिया 2017 20। तो आप जो खराब वाले उनको हटाई किनारे कीजिए, और आप चाहते हो तीनों कैसे आ जाए, सही आ जाए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 16C3 डिवाइड में, अब वो 20 में भैया कोई भी 4 आ सकते हैं, टोटल केस में वो खराब वाले भी काउंट करने पड़ेंगे। अगर 3 बल्ब निकालो तो 20C3 नीचे, और मैंने कहा तीनों बल्ब खराब आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो उन खराब वाले में से निकालना 3, तो वो कैलकुलेट करने के लिए खराब ही लो, खराब कितना है 4, उन्हीं में कोई 3 आ जाए, 4C3 डिवाइड में 20C3, ये होता है तरीका। ये तो बेसिक है, ध्यान रखिए। ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है ये आपका बेसिक है, ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो इधर बेटा, सीट के कुछ क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए पहले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सीट का जो क्वेश्चन हम बोलेंगे उस क्वेश्चन पर आप नज़र डालेंगे। सिमिलर भी हो सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। रोक दो, क्वेश्चन को जरा देखेंगे। PA आपको वो लिखा नहीं, कभी कभी लिखा होता है A एंड B आर 2 इवेंट्स, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। P का मतलब प्रोबेबिलिटी A इवेंट के अकर करने की, कैपिटल लेटर है, B इवेंट के अकर करने की, ये हो गया। अब यहां पर कह रहा है इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है, ये प्रूव करना है। चलिए आपको फील करा दें इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती क्या, फिर हम इस पर भी बात करेंगे आगे। आगे दोबारा आएगा, आज तो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर पहले फील करा दे क्या होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है बेटा, जरा समझो। इसे कहेंगे स्वतंत्र घटनाएं। कैसे पहचानते हैं मैथमेटिकली? इस सवाल में ये नंबर जो दिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैथमेटिकली फील हो पाएगा इंडिपेंडेंट इस सवाल में। बाकी तो हम वैसे दैनिक जीवन में कैसे फील करें इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। जैसे मैंने कहा आपका जीवन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अभी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है कि आपकी कोई अर्निंग नहीं है, आप कुछ कमाते नहीं हो, लेकिन आप डिपेंडेंट हो। तो एक होता है इंडिपेंडेंट, मतलब आपने, इसको जरा समझना है। एक स्टूडेंट पास होगा, वो एक इवेंट बोल रहे हैं, ये बी कोई स्टूडेंट है, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी, ए स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी और बी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो ए स्टूडेंट है इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी, ए स्टूडेंट है इसका पास होने की इवेंट हो गया, और ये दूसरा पास होगा, ये दूसरा इवेंट हो गया। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास होने का इसके पास होने से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई एक दूसरे से मतलब नहीं। आपने सिक्का उछाला, मैंने इनको कहा बेटा आप एक काम करिए, ये लीजिए लूडो पासा और इसको फेंकिए, और इनसे कहा तुम सिक्का उछालो, और इनको इनके आगे खड़ा कर दिया, कहा इनसे बोलो क्या चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें ये सिक्का उछाले, इन्होंने कहा कि हमें हेड चाहिए। तो भैया इन्होंने सिक्का उछाला, इनकी इवेंट को मैंने E1 नाम दिया। ये बच्ची है, इन्होंने पासा फेंका, इन बगल में बोला कि इनसे पूछो क्या चाहिए, इन्होंने कहा हमें 4 चाहिए। तो ये बताइए यहाँ पर, ये बताइए इन्होंने हेड मांगा है तो हेड E1 इवेंट हो गए, इन्होंने कहा 4 चाहिए E2 इवेंट हो गया। क्या बताओ इधर अगर आपका हेड आता है या नहीं आता है, उधर कुछ होगा, इसका इससे कोई लेना देना है? तो इन्हीं को कहेंगे इंडिपेंडेंट। नाम से ही समझ जाओ यार, कोई मतलब नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब किसी इवेंट, यही है डेफिनेशन, किसी इवेंट के होने और ना होने का, यानी होने और ना होने का इफेक्ट अगर दूसरे पर नहीं पड़ेगा तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप सब बच्चे तैयारी कर रहे हो अपने अपने
किसी का एक कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ कानपुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई बच्चे की हम बात करें, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट की, ये पास होगा, इसको E1 इवेंट कह रहे हैं, और वो दूसरा स्टूडेंट जो लखनऊ में वो पास होगा, वो E2 कह रहे हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये पास होगा या फेल होगा, इसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, सब अपनी मेहनत से पास हो रहे हैं। इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब किसी होने ना होने का, मतलब ये ध्यान रखना, किसी इवेंट के होने ना होने का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। क्या कहेंगे? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए भाई, जैसे आज का है, आज किसका मैच है? इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा, ठीक है, और वहां पर आप मान लीजिए विराट कोहली सेंचुरी लगाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, विराट कोहली सेंचुरी लगाता है, तो ये एक इवेंट हो गई। अब मान लीजिए सपोज हमने आपका एक टेस्ट लिया, उसी दौरान एक टेस्ट लिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये दोनों इवेंट्स तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। E2 इवेंट है, वो सेंचुरी लगाए, वो E1 इवेंट है, तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए उस खुशी में विराट कोहली सेंचुरी लगा देगा, ऐसा नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। या मान लो उसने अच्छी सेंचुरी लगा दी, तुम्हारा और मन लगने लगेगा, तुम सवाल कर लोगे, ऐसा नहीं उसमें। बेटा सुनिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे को कोई लेना देने, सबको एक एक सिक्का पकड़ा दें और सबसे कहीं बेटा सिक्का उछालो और अपने आप से कुछ मांगना क्या चाहिए तुमको। तो कहने का मतलब जो भी आएगा तुम्हारा, वो दूसरे वाले का जो आएगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट। नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई मतलब नहीं, कोई इवेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके होने का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना है। देखिए, तो यहां पर मेरे लिए बहुत गजब की जानकारी आपको दी है हमने कि बेटा ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मैथमेटिकली पता कैसे करते हैं। जैसे देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती ना जिसमें आपका जो माइंड है वही पहचान पाएगा। एक तो मैथमेटिकल तरीका, दूसरा दैनिक जीवन का उदाहरण। तो माइंड ही है जिसको आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एक स्टूडेंट पास हो रहा है, कभी ऐसे सवाल आते हैं स्टूडेंट ए पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, दूसरे स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी, कुछ बोला नहीं है, लेकिन तुम समझ लेना उन दोनों का जो पास होना है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से। कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया वो सॉल्व कर रहा है, उधर से एक स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया वो सॉल्व कर रहा है, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको E1 इवेंट कहा, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको E2 कहा। कोई एक दूसरे लेना देना नहीं है, इसका हो या नहीं हो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट का मतलब उसके होने या ना होने का इफेक्ट दूसरे पर ना पड़ना चाहिए। अगर वो पड़ेगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई एक दूसरे मतलब, और डिपेंडेंट मतलब जब एक के होने ना होने का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा तो उसको कहेंगे क्या, ये आपका डिपेंड। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है PA, देखो A की प्रोबेबिलिटी और इनटू B की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होगा, इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होगा। और इसे क्या बोला जाता है, A इंटरसेक्शन B का वास्तव में मतलब क्या है, इसका वास्तव में मतलब है दोनों इवेंट होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल के लिए अभी देखो, मैंने कहा इनको E1 नाम दिया, इन्होंने कहा हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, इन्होंने सिक्का उछाला, इन्होंने कहा हेड मांगा तो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। इन्होंने डाइस को फेंका, इन्होंने कहा 3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बोलो, 1/6। अब फील करना मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं मैथमेटिकली, जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या पूछा, मैंने कुछ नहीं, ये सिंबल दोगे तो पहचान लोगे। मैंने कहा कि ये सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, और सिक्का उछालने पर क्या आएगा, हेड आएगा। ये घटना E1 है, इवेंट E1 है, और ये डाइस को फेंक रहे हैं और डाइस को फेंकने पे 3 आएगा, इस इवेंट को E2 नाम दिया है। अब मैंने कहा दोनों हो जाएंगे, दोनों होने का मतलब क्या हुआ, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, सॉरी हेड भी आ जाए और 3 नंबर भी आ जाए, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब दोनों हो जाएं, तो दोनों हो जाएं तो इंडिपेंडेंट है तो इनटू करेंगे, कितना होगा बोलो, ये 1/2 इंटू 1/6। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/12। तो बेटा इंटरसेक्शन वाला सिंबल ध्यान रखिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, हमने समझा दिया है। यहां पर दोनों एक साथ अकर करेंगी, इसका मतलब होता है बोथ अकर साइमल्टेनियसली।
दोनों एक साथ होंगी, इसको इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों एक साथ ना हो, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको क्लियर। अच्छा ये बताओ, अगर 3 इवेंट्स हैं, इधर देखिए यहां पर मैंने कहा पॉइंट 1 ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होना चाहिए बोलो? तो ये हो जाएगा भैया, बस इतना याद रखना, इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होगा, हमेशा नहीं होगा। अगर ये मान लो नॉट इक्वल है तो क्या कहेंगे? उन इवेंट्स को क्या नाम दिया जाएगा? डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोला जाएगा? अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट इवेंट्स होगी। कभी कभी पूछा जाता है जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आपको आंसर देना होगा। चलिए ये होगा भाई। अगर मान लो 3 इवेंट्स है, दूसरा पॉइंट ए बी एंड सी, दोबारा भले लिख सकते हैं, एक बार लिखाया था फिर दोबारा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इस पर प्रूफ दैट वाले भी क्वेश्चन कराएंगे जो टफ लगते हैं स्टूडेंट को, बहुत मजा आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुल मिलाकर अगर तुम्हें पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, अच्छा इसको क्या फील करेंगे? इसका मतलब तीनों इवेंट एक साथ हो जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, इंटरसेक्शन से रिप्लेस होगा। और नंबर 3 ये इसका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन मतलब ये कितने के लिए है? बहुत सारे इवेंट, चाहे जितनी भी हों, चाहे जितनी भी इवेंट्स हों, जितनी भी इवेंट्स हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बेटा, अगर ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्शन वाला सिंबल हमारा, इंटरसेक्शन वाला सिंबल हमारा, ये ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन वाला सिंबल हमारा N2 से रिप्लेस होगा। PE1 N2, PE2 फिर N2 फिर PE3 डॉट 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 और ये N2 PEN, ये होगा बेटा। ये ध्यान रखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लिया, और अभी इस पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखो इधर बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन तो फिर कितना टफ लगेगा। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ देन प्रूव दैट ए एंड बी डैश कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं, पावर सी भी कह सकते हैं, घबराना नहीं इससे, ठीक है। जैसे मैंने मान लो बार कह दिया, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो इधर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने तुरंत रख दिया। अब स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहा है, यार ये ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रूव करना है ए एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक सवाल लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया मान लो यूपी बोर्ड में, और ये बहुत आसान है। अभी आपके सामने हम सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की है ये, मतलब बहुत इजी है क्वेश्चन, इस पर हम बात करेंगे। देखो इधर कैसे हो, आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाली इवेंट्स कैसी है पहले बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका क्या है आंसर? चल रहा है, देख लो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, टाइम देखते रहना। देखिए भाई इसमें नजर रखते रहना, बंद ना हो जाए। ये देखिए पी ए यूनियन बी, बताइए क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? अरे बोलो। चलिए देखेंगे इंडिपेंडेंट आपने, अच्छा हैं क्योंकि प्रूफ करना है, और ये पीछे आंसर मैंने दे दिया यस, वो चलो गलती होगी, जब प्रूफ करना है भाई तो उसका आंसर तो कोई मतलब नहीं है, आंसर तो उसने बोल ही दिया है। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करना है, तो कैसे होगा जरा बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जल्दी बताइएगा भाई, जरा देखेंगे कैसे किया जाएगा बेटा, जरा समझो इसको क्वेश्चन को, बहुत मजा आ जाएगा अभी। देखो इधर, आपको अगर ये पता करना है, प्रूव करना है इंडिपेंडेंट, पहले थ्योरी क्लियर करो, कैसे प्रूव होगा, अपने दिमाग को सेट करो। कोई भी चीज इंडिपेंडेंट अगर प्रूव करनी, मुझे ये प्रूव करना होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
पी ए इंटू पी बी, तभी प्रूव हो पाएगा। यहाँ पर यही तरीका है, इसी से प्रूव हो पाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें गिवन है पी ए इज इक्वल टू 1/2 और पी बी इज इक्वल टू 1/3 और हमारा पी ए यूनियन बी। तो हम इन दोनों को इंटू करके लिख देंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी निकाल लेते हैं, चलो बाद में निकाल लेंगे, पहले पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे, लेकिन पहले पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाए। तो पी ए इंटू पी बी चलो कैलकुलेट कर लिया जाए। तो ये होगा 1/2 इंटू 1/3, तो ये होगा हमारा पी ए इंटू पी बी। ऐसे करना, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 2 3 जा 6, ये फर्स्ट हो गया। चलो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो भी 1/6, तो दोनों इक्वल हो गए। ये 1/6, अब वो पी ए इंटरसेक्शन बी भी 1/6 आएगा, तो जिससे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल हो गए। तो एक काम करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आपको लिस्ट में लिखाया था, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी मेरे बच्चों कितना है 2/3 और पी ए कितना है बेटा 1/2 और पी बी कितना है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/3, ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर, ये 2/3 उधर ट्रांसफर, 2/3। यहाँ पर एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई करो पहले वाले में 3 प्लस 6 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई 3 से कटेगा 2, 6 का तीसरे वाले मल्टीप्लाई 3 से कटे 2, 2 में 4। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 4 घटाओ 1/6। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसे ही करना जैसे हम कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। भाई देखो दोनों चीजें बराबर लानी है। अगर मैंने कहा x और y का वैल्यू, इधर देखो मैंने कहा प्रूव करो x और y इक्वल है, भाई दो चीजें इक्वल है तो ये कैसे प्रूव होगा, x 4 आ रहा है तो y भी 4 आ जाए, तो जिससे क्लियर हो गया भैया दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से साफ साफ नजर आ रहा है भैया इसका मान भी 1/6 है और इसकी वैल्यू भी 1/6 है। इसलिए हम कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी ए इंटू पी बी। तो यही एक तरीका है मैथमेटिकली जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगी। वही तरीका यहाँ पर भी लगाया जाएगा। तुम अगर दो इवेंट्स को प्रूव करना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट हैं, मेरे बच्चों ध्यान रखिए, अगर दो इवेंट्स को प्रूव करना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ नहीं है सवाल में। देखो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, कहीं भी नहीं लग रहा होगा यार ये लग नहीं रहा मुझसे हो पाएगा, लेकिन आज आपको हम ऐसे 2 सवाल और देंगे। आपको आज बता दें ए और बी अगर हमारी इंडिपेंडेंट, अगर हम शॉर्टकट में आई लिख देते हैं, आई का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट। आई कभी हम लिखते हैं बार बार, इसको इंडिपेंडेंट पूरा लिखना पड़ रहा है, इसलिए आई शॉर्टकट में याद रखना। आई मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये आई ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो याद रखना, ये फंडा याद रखना, ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होगा, कुछ भी कर लीजिए, ये भी आई ई होगा। मतलब ये रिजल्ट है, जैसे जेईई मेन में काम आता है ये भी। ये तो आप यहाँ पे प्रूव कर रहे हो, वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ये सवाल में लिखा नहीं होगा, कहीं 2 सवाल में इनके बारे में दिया, बाद में ये हो गया। अब तुम सोच रहे हो यार ये, तो ये भी इंडिपेंडेंट होती हैं, ए बी बार इंडिपेंडेंट होती हैं, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होगी। कितने सवाल बन जाएंगे, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे, ये दिया रहेगा ए एंड आर इंडिपेंडेंट, प्रूव दैट ए बार बी आर आल्सो, जबकि ये रिजल्ट है लेकिन हमें प्रूव करना है आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रूव दैट ए एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रूव दैट ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। आइए देखिए वाकई में क्या ये इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिएगा बेटा कैसे होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझना है, जल्दी से देखो। देखो बेटा सब कुछ आप सीखते हो। यहां पर अगर मैंने कहा कितने बच्चों से सवाल हो रहा है 100, किसी से हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, देखिए अभी यहां पे किसी से नहीं हो रहा, लेकिन अब हमें एक सवाल बताएंगे, इसके बाद जो दोनों क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे। आपको इसका आइडिया नहीं है, ऐसे ही रिलेशन फंक्शन भी है। मैंने कहा ना बहुत अच्छे लेवल की सीट हम रिलेशन फंक्शन की एओडी की तैयार कर रहे हैं। ये वीक जो
कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं, उनकी लिस्ट में नहीं आता है। मोस्टली स्टूडेंट के इतने सालों का अनुभव है, ये वीक टॉपिक होते हैं, जबकि ये इजी है टॉपिक, इन पे ध्यान नहीं देता हूँ। अब ये सवाल है, बताओ इस पे कौन ध्यान देगा? लगेगा कि यार ये नहीं पढ़ना। तो तुम्हें पढ़ना हर चीज़ है। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या फ़ायदा थोड़ा भी पढ़ने से। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पूरा पढ़ो। देखिए आइए देखिए कैसे होगा, आपको बता दे बेटा। देखो इधर सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बोलो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, इसलिए हम कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या यूज कर पाएंगे? पी ए इंटू पी बी यूज हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो मेरे बच्चों, यूज हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब सर जी ये इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव होगा? अब ये नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। अभी मैंने बताया तो, तुम उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन साइन लगाओ और उसको इसके बराबर ला कर दिखाओ। अगर ये चीज आ गई ना, हो गया प्रूफ बेटा, हो गया प्रूफ। अगर ये ले आए तुम, चलिए भाई तो बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसी से चालू करेंगे। अरे बोलो, इसी से चालू किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाए? क्या लिख दें? पी ए इंटू पी बी बार। अरे बोलो, अभी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये तो तुम्हें लाकर दिखाना है, तभी तो वो ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। वैसे जेई मेन सवाल में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए अगर बी इंडिपेंडेंट है, ए बार बी इंडिपेंडेंट होंगी, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। आइए देखिए क्या करेंगे। अब बताओ जरा, दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्मूला? जरा 9 फॉर्मूले की लिस्ट में जाओ। अभी हम बता रहे हैं नंबर, तीसरा चौथे नंबर पे ध्यान दो, सॉरी दूसरे तीसरे नंबर पे ध्यान दो, सेकंड और थर्ड नंबर पे ध्यान दीजिए। क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया है? ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा है, एक पर बार लिखा है, क्या स्टाइल बताई थी? जिस पे बार नहीं लगा उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और बी ए इंटरसेक्शन बी बार जिस पे बार नहीं लगा उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अरे बताया है, तो ये हो तो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? पी ए माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और बताइए, ये तो हम मजे से यूज कर लेंगे, माइनस पी ए इंटू पी बी। भैया कैसे? ये कैसे हुआ? यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा मेरे बच्चों? पी ए कॉमन आ गया। अब ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी। और आपको बताया था 1 में अगर होने का घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ना होने का आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा पी बी बार। तो यहाँ पर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बार। ये क्लियर होना चाहिए भाई। 1 माइनस पी बी घटाओगे तो पी बी बार आ जाएगा, 1 माइनस पी बी बार घटाओगे तो पी बी आ जाएगा। 1 में आप पी ई माइनस करोगे तो बेटा ये पी ई बार आ जाएगा, और 1 में अगर पी ई बार माइनस करोगे जो उसका उल्टा आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। अरे हो गया। बताओ कोई दम है सवाल? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा पूरा कंप्लीट, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर। ये लिखना सीखो, देयरफॉर अतः ए एंड बी आर, आल्सो लिखा तो आल्सो लिख दो। ये चीज उतार दिया करो, जहाँ प्रूफ दैट लिखा है वहाँ देयरफॉर लिख दिया करो। अतः जो भी क्वेश्चन प्रूफ दैट का होगा, जो प्रूफ दैट है वहाँ पे अतः लिख के फिर वही उतार दीजिए। ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अतः ए तथा बी स्वतंत्र घटना। कितना इजी क्वेश्चन। केवल ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पर बेस्ड है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा अगर ये बताओ, इस सवाल को हम बदल दें, क्या अब हो जाएगा? अरे कर लोगे? जल्दी करके दिखाइए। ए एंड बी, दोबारा लिखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। आप ये देखिएगा मैंने लाइन से सीट में दिए हैं, ई और एफ करके दिया हुआ है। 21, 22, 23, 21, 22, 23। चलो लिख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। 21, 22, 23 सीट में दिए हुए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है कैसे होगा। ये क्वेश्चन दूसरा दिया है और हमें ये प्रूव करना है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है।
ये क्वेश्चन 2022 में इस टाइप, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया था और ये सीबीएसई में तो आता रहता है। अब बताइए कैसे होगा क्वेश्चन, ये तो यूज होना ही है। अब हमारा टारगेट है ए बार, तो ए बार इंटरसेक्शन बी को हमें प्रूव करना होगा पी ए बार इनटू पी बी के इक्वल प्रूव करना होगा। ये प्रूव करना होगा, अगर हमें इंटरसेक्शन उनके बीच में इनटू ले आएंगे ना तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, ये लिखेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी, ये पी ए बार इनटू पी बी के इक्वल लाना होगा। तो जिस पे बार नहीं लगा है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी माइनस, और ये कितना होगा मेरे बच्चों, ये आपका पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी कॉमन आएगा 1 माइनस पी ए, तो ये हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी, और ये इनटू पी ए बार, इसको लिखेंगे पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बार इनटू पी बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, पूरा लिखना, पूरा कंप्लीट करो, ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अरे हो गया, कितना आसान लग रहा है बताओ। ये वीकनेस बेटा देखो होता क्या है, डॉक्टर ढूंढ रहा है कि पेशेंट की वीकनेस कहाँ, 96 पहुंच रहा है, 4 क्यों नहीं हो पा रहा। वो 4 कहाँ जा रहे हैं, जो 96 तक पहुंच सकता है उसके अंदर 100 में 100 लाने का दम है। जो 80 पहुंच सकता है वो 100 में 100 भी ला सकता है, क्योंकि वो 80 कैसे बना दी। वो 80 मार्क्स बनाने का मतलब है कि वो सब कुछ जान रहा है, बस वो 20 की कमी है उसको। वो यही है टॉपिक, थोड़ा वीक में, इसलिए मैंने सीट दे दी। 73 क्वेश्चन कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का बहुत बेहतरीन सीट बनाई है मैंने आपके लिए। इसमें वो हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक टाइप है सवाल का। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर दूसरा आएगा वो इन्हीं के अंदर का ही पार्ट होगा। अब जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लिया, बोलो ये वाला हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन अब दोनों जगह बाहर कर दिया, यानी दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना होगा, ये लेकर आना होगा। जल्दी से करिए इसको, मजा आ जाएगी भाई। ये थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन हो जाना चाहिए। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए बेटा कैसे होगा प्रूफ, ये आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे प्रूव होंगे, आइए इसको समझते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए कैसे होगा, जरा समझो। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then prove that A bar and B bar are also independent events। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी लेकिन घबराई नहीं, हो जाएगा। देखिए इधर बेटा कैसे होगा, नहीं नोट किया, फिर से नोट कर लो। चलो दोबारा से देखो कितना टाइम लगेगा, जल्दी से नोट करिए। इसको मैंने पहले लिख दिया और ये पी बी बाद में लिख दिया। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, अतः ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इजी है, रब करें। उसको ओपन करो यार, वो ओपन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उससे रोशनी हो रही।
उधर वाला भी ऊपर कर दो। रब करे बेटा, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? हो गया कंप्लीट? जल्दी से नोट करो। अब ये वाला देखो, ये वाला किससे हो रहा है सवाल? ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमें प्रूव करना है ए बार एंड बी बार भी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। सुन लीजिए, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये प्रूव करना है कि ए बार और बी बार भी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। मिटा देने, इधर मिटा रहे हैं फिर। चलो, हो गया? अब देखिए बेटा कैसे होगा, जरा समझो। अब देखो जरा बेटा कैसे होगा। ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। चलो अब ये बताओ हमें क्या लाना है। टारगेट देखो हमने पहले बना लिया, इसे चालू करेंगे। पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार। अगर ये हमारा क्या आ गया बोलो, फील करो। अगर ये पी ए बार, भाई यही होता है, अगर ये चीज आ गई यानी इनके बीच में इनटू साइन आ जाए बस, और इनकी प्रॉबिलिटी का इनटू, ये अगर हो जाए कोई दो इवेंट्स के बीच में, तो ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट इंडिपेंडेंट बन जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है दोनों। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब ये बताइए यार, ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें। इसका कोई फॉर्मूला है लिस्ट में? देखो 9 लिस्ट में एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करो। मैंने कहा था जब दोनों जगह बार लगा होता है तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन। दोनों होते हैं ना, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला थोड़ा ना लग जाएगा, ये वाला लगेगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब याद करो, अब सर जी क्या करें? अरे पहला फॉर्मूला लगा दो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला जानते हो ना पी ए यूनियन बी का। क्या होता है पी ए यूनियन बी? पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पहले पी ए यूनियन बी का फर्स्ट फॉर्मूला देखो लिस्ट में, उस पी ए यूनियन बी की जगह ये लिख दिया। जो ये फॉर्मूला था फर्स्ट लिस्ट देखो 9 फॉर्मूले, उसमें पहले फॉर्मूले की जगह ये पुट कर दिया हमने। सुन लीजिए, इसको डायरेक्ट आप पुट कर सकते। अब एक काम करो बेटा, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले में पी ए, फिर माइनस दूसरे वाले में माइनस पी बी, फिर माइनस माइनस प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए और माइनस का पी बी। अब ये आप यूज कर सकते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह। ये तो दोनों इंडिपेंडेंट, ये तो दिया है, ये तो गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं आप। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो भाई इंडिपेंडेंट का मतलब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से ये हमने इस वैल्यू को इसकी जगह रख दिया। तो ये तो भैया हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया बोलो? 1 माइनस 1 में जो माइनस उसका उल्टा बन जाएगा, पी ए बार बन गया। और यहाँ से कॉमन आएगा हमारा पी बी, माइनस पी बी कॉमन आएगा। जब माइनस पी बी कॉमन आएगा, दोनों से माइनस पी बी कॉमन आएगा तो ये 1 हो गया। और प्लस वाला ये माइनस बाहर निकाला है तो साइन बदलेगा, प्लस वाला माइनस हो गया पी ए। अब ये हो जाएगा हमारा पी ए बार माइनस पी बी। और ये क्या होगा बोलो? फिर ये बताइए कितना होगा? 1 माइनस पी ए। 1 में पी ए घटा रहे हो तो पी ए बार बनेगा, पी ए बार। अब बताइए इन दोनों से फिर कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो पी ए बार कॉमन आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा 1 माइनस पी बी। और ये क्या होगा बोलो? पी ए बार, और ये 1 माइनस पी बी कितना होगा बोलो? पी बी बार। अरे आ गया, देखो कितना आनंददायक है। देख रहे हो, यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड ना लिखो, हैंस प्रूफ्ड नहीं लिखते आप, उसे पहले उसे लैंग्वेज में मतलब जैसे लिखा है वैसे में जवाब देना पड़ेगा। लिखेंगे देयरफॉर, प्रूफ दैट को हटा के वहाँ पे देयरफॉर लिख दो। अतः देयरफॉर
ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब लिखना है हैंस प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे उसी के नीचे अगली लाइन में, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हैंस प्रूव्ड। कंप्लीट हो गया। हैंस प्रूव्ड, कितना इजी क्वेश्चन। तो अभी जीवन में भूलना नहीं है आपको, सब सेव हो गया ना दिमाग में? अरे सेव हो गया। तो ये ध्यान रखना बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कोई भी, जरूरी नहीं ई और एफ भी कह सकते हो, ई और एफ भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पी ई इंटू पी एफ, कुछ भी हो यार, इंटरसेक्शन है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाना चाहिए, तब वो हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। नोट करो जल्दी, ये नंबर आ रहा है तुम्हारा। अभी पूछा भी जाएगा बेटा, ठीक है ना? देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, अभी हर एक बच्चे से पूछा जाएगा। लास्ट के जो 15 मिनट है उनमें यही कार्यक्रम होगा। देखिए अगर तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसको कैसे बनाएं इसको समझो। कोई सवाल में दम नहीं होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। जैसे आप रिलेशन फंक्शन पढ़ते हो, बच्चे को मालूम नहीं होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, बच्चे को टारगेट नहीं मालूम, कितने सवाल रट पाओगे यार आप? जब मालूम नहीं वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सवाल चाहे जैसा आ जाए सॉल्व हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मालूम ही नहीं, तुल्यता संबंध क्या होता है, जब वो फंडा क्लियर हो जाएगा फिर कैसा भी क्वेश्चन आए तुम्हारे दिमाग में टारगेट रहेगा कि क्या करना। अब देखो मैंने 3 सवाल दिए, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है, तो अगर कोई रटने पे ध्यान देगा तो वो 3 रट पाएगा, लेकिन अगर वो समझने पे ध्यान देगा, मान लो रटने का मतलब होता है हर चीज़ पे वही चीज़ होनी चाहिए। अब हमने उसको कैपिटल P कैपिटल Q कर दिया, अब तुम्हारे दिमाग में क्योंकि रटा हुआ है तो समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि समझने का मतलब पूरा फील कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट रट के भी बोल सकते हैं और एक फील करके भी बोल सकते हैं। फील किया हुआ आपको कैसा भी घुमा के दे दे, आप समझ जाओ, रट्टाफिकेशन नहीं हो पाएगी। चलिए आइए, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखना है सीट का 30 क्वेश्चन, जो बोल रहे हैं उसी क्वेश्चन को देखेंगे। अब जिन बच्चों के पास सीट नहीं मिलेगी अगर, तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्वेश्चन दिया है, लेट E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, लिखेंगे, नोट कर लीजिए उसको। देखो देखिए सीट में आप देखिएगा 30 क्वेश्चन, ये वाली जो लाइन है लास्ट वाली लाइन सीट में काट के उसे इंडिपेंडेंट कर दो, सही कर दो उधर। वो जो सीट में लिखा हुआ है लास्ट में आर, ये मिस हो गया यहाँ पर, उसे काट के इंडिपेंडेंट लिख दीजिए वहाँ पर। सीट की लास्ट लाइन में जो 30 क्वेश्चन है उसमें देखिएगा वहाँ पे लिखा है E1 एंड E2 आर, पूरा सही नहीं लिखा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसको सही कर दीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, देखिए इधर आर से चालू हो रहा, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है। तो हम कैसे बताएंगे भैया, कैसे डिसाइड करेंगे? तो मेरे दिमाग में भैया हम इसको अलग से निकालेंगे, अलग से कैलकुलेट करो और इसको अलग से कैलकुलेट करो। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं, ये चीज़ होना चाहिए इंडिपेंडेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगी। अगर नहीं है तो मतलब ये बोलेंगे फिर नो, द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। उसीलिए उसको शॉर्टकट में लिख दिया नो, पीछे देखो आंसर क्या लिखा, नो। नो का मतलब ये नहीं,
वो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट, तो हमने कह दिया नहीं है। तो उसको आंसर ऐसे लिखा जाएगा कि देयरफॉर E1 एंड F1, E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये नो नहीं आएंगी, आ रही हैं। अच्छा ये बताओ कैसे आएगा। सबसे पहले एक काम करो, जो गिवन है उसको लिखो। पहले क्या क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखिए। PE1 आपका 3/5 है, PE2 आपका 3/10 है, और PE1 यूनियन E2 आपका 1/5 है। अब एक काम करेंगे, देखो इधर इन दोनों को इंटू कर दीजिए, PE1 इंटू PE2, तो ये होगा 3/5 इंटू 3/10। ठीक है, क्या कह रहे हो? अब ठीक है, ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं भैया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, PE1 इंटू PE2 और इक्वल टू 3 3 जा 9 डिवाइड में 50, कुछ तो कटने की संभावना है नहीं। और PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ रहा है 1/5। इक्वल आने का मतलब ये 1/5 तो ये भी 1/5 आना चाहिए। ये कट ही नहीं रहा, कट के आ जाता 1/5। ये अगर 10 होता तो कट के आ जाता, लेकिन वो 10 है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल टू PE1 इंटू PE2। ये नहीं कि आपको इंडिपेंडेंट ही होंगी, तो लिखेंगे द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ऐसे भी लिख सकते हो, द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर नॉट इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ये लिख देना जरूर, इक्वल ना लिखना, इक्वल है नहीं, ये लिखो। तो इससे क्लियर हो गया कि द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अतः दी गई घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है, अतः देयरफॉर द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अतः दी गई घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। आया बेटा समझ में? अरे क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करिए। इंडिपेंडेंट का देखो मैंने जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है वो आपको पूरा फील कराया है। आपको बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेस रूल और आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इतना ही है। पहले थोड़ा एक नया और होता था जिसमें आता था बर्नौली, या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हटा दिया, आप उसको पढ़ना ही नहीं, पूरी तरह से हट ही गया। वो 2022 से हटा दिया गया। चलिए अब आगे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे अगर हम इसको लिखेंगे, पहले इसको रब कर दे रहे हैं, चल रहा है ना, मिटा दें। इसको रोक दो तो। देखिए बेटा इधर देखो जरा, इसका क्या मतलब है। एक इवेंट ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हुआ पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये इसका क्या मतलब हुआ, ए बाई बी। मैंने कहा था ये जो डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, एक सिंबल है, एक सिंबल है दिखाने का इसका क्या मतलब होता है। जैसे आपको फिजिक्स में मैंने बताया था, ये लिखा होता है तो ये एक सिंबल होता है, इसका कुछ मतलब होता है। जो पहली बार पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा, समझाना पड़ेगा इसका क्या मतलब। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ये हो गया बेटा। तो वैसे ही ध्यान दीजिए, यहां पर भी ये सिंबल है, इसको समझो क्या मतलब है। जब ये नहीं था इसका मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और अब ये है इसका मतलब कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
नहीं भी लिखोगे बाद में बता देंगे। तो देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाद में बता दें। आप बच्चों को बता दें, सुनो इधर, इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन दे दी हमने कि अगर ये हो जाए तो इसके होने प्रोबेबिलिटी। सर इस पर फर्क पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? देखो एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, सुनिएगा इधर, जरा मेरी बात को समझिए। मैंने कहा, इसको जरा बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, देखो इधर, मैंने कहा बारिश होगी, एक होगा बारिश होने के बारे में बात करें, किसी भी डे में बात कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कंडीशन दे रहे हैं कि भैया जुलाई का महीना चल रहा है, अब बारिश होगी, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात को समझिए, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसको जरा समझिएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैंने आपको कंडीशन दे दी है, मैंने कहा मैं एक पत्ता निकाल रहा हूँ, वो बादशाह आएगा ऐसी प्रोबेबिलिटी, तो वो अलग चीज़ है। मैंने कहा मैंने 6 पत्ते निकाले, क्या निकाले? 6 पत्ते, उनमें 4 बादशाह हैं, और फिर उन 6 पत्तों से एक बादशाह निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो अब कंडीशन मतलब जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब यार 6 ही पत्ते हैं आपके पास, 52 से तुमने एक निकाल दिया, अब वो जो 6 पत्ते आ रहे हैं उसमें 4 बादशाह हैं, बाकी 2 और कोई अलग है, फिर उन 6 पत्तों में से एक और पत्ता निकाल लो, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अगर हो जाती है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने जो 6 पत्ते निकाले उसमें 4 बादशाह 2, फिर उस 6 पत्तों में से एक, यानी आप 6 पत्ते तो कोई भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन दी है मेरे बच्चों कि वो 4 बादशाह उसमें हैं, तो फिर उसमें से बादशाह निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जरा बताओ, दिमाग लगाओ। अब आपको ये सरस समझना होगा, जो आपका बोलता है ये हो रहा है। सुनो इधर, इसका मतलब है कंडीशन दिया, अगर ये हो जाएगा तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये हो जाएगी तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B डिवाइड में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सुनो इधर, B इंटरसेक्शन A लिखो चाहे A इंटरसेक्शन B लिखो, बात बराबर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, B A इंटरसेक्शन B डिवाइड में नीचे वाले के अगर करने की प्रोबेबिलिटी। अब आनी भाई शांत हो जाइए, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अरे क्लियर? लेकिन जानते हो बेटा, एक बार मैं आपको बता रहा हूं, जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, इधर देखिएगा 2021 में, जिसमें क्वेश्चन में दिया था PA इज इक्वल टू 1/3 अब देखो इधर, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, कारण क्यों? देखो इधर क्या होता है, कभी कभी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको मालूम है ये फॉर्मूला लगना है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है क्या फ़ायदा उस फॉर्मूले को लगा के? जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए इधर, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो दोनों में कुछ नहीं दिया है आपको, तो लगाया, अब स्टूडेंट ने कहा ना तो PB दिया है ना ये दिया है, अब क्या करें भाई? अब और इंडिपेंडेंट होता तो ये निकाल लेते, PB ने दिया ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया। जबकि वास्तव में आपको बता दें, इसका आंसर 1/3 ही होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे? देखो इधर, देखो इधर बेटा, अगर आप इस बात को ध्यान दीजिए, A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से फील करना, PA के इक्वल होगा। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत गजब की बात बता दी है आप, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसा नहीं हम बता रहे, दोनों तरह से फील कराएंगे आपको, ये होगा और दूसरा ये होगा, लेकिन कब? जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बाकी कभी नहीं होगा ऐसा। अरे खुद बताओ, इंडिपेंडेंट बोलते हो, क्या इसके होने का इफेक्ट उस पर पड़ेगा? अरे बोलो, इसका होने का, भाई इसका मतलब ये तो अगर ये हो जाएगी उसके होने की प्रोबेबिलिटी, अरे ये होगी या नहीं होगी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट उस पर पड़ेगा ही नहीं। हम इसको एक्सप्लेन तक भी कर सकते हैं पूरा प्रूफ के साथ। देखो कैसे, अभी देखो मजा आ जाएगा।
देखिए इधर पी ए बाई बी, पी ए बाई बी क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, पहले बोलो। अरे होगा सर जी, वो फॉर्मूले से निकाली, हमें ऐसे ना समझाइए। चलो इन इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी बोलो। अब जरा मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटू पी बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे रखिए जरा मेरे बच्चों, पी ए इंटू पी बी और डिवाइड में पी बी, और यहाँ से पी बी से पी बी को उड़ा दिया, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। अरे आ रहा है, प्रूफ के साथ बताएं। और जाहिर सी बात है, ये तो चलो एक्सप्रेशन हो गया यार, मैंने आपको फील भी करा दिया है। आप कहोगे क्यों हो रहा है ऐसा? अरे यार जब इंडिपेंडेंट तुम बोलते हो, तुम कह रहे हो वो हो जाएगा, तुम होने दो उसको, उसका जरा सी भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना है बेटा। ये जो होता है ना, इसका मतलब ये हो रहा है तो कुछ इवेंट में असर पड़ेगा। अगर वो डिपेंडेंट होती तो असर पड़ता, लेकिन वो असर पड़ेगा ही नहीं उसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, यहां पर मैंने कहा ये अगर हो रही है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका असर पड़ रहा है। मैंने कहा कि भैया अक्टूबर का महीना चला, नवंबर का महीना चले, बारिश होगी तो संभावना बहुत कम है। अगर मैं कंडीशन दे दूं नवंबर का महीना चल रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो होगी। चेंज हो जा रहा है आंसर, जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश होगी, अब उसकी चांस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम। तो यहां पर क्या है, इफेक्ट पड़ेगा आपकी। अगर वो हो रही इवेंट तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी का चांस बढ़ता है घटता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, यहां पर अगर इंडिपेंडेंट है तो यार इसका मतलब यही तो, अगर ये हो जाए तो उसके होने प्रोबेबिलिटी, तो भैया उसके होने प्रोबेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने दोनों तरीके से फील करा, एक तो प्रूफ भी करा दिया और ये भी आ गया। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये सवाल बना दिया मैंने, प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन भी है आपका, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रूफ करो, तो हो जाएगा प्रूफ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट तो देन प्रूफ दैट पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। तो यहाँ पर यार आपको दिमाग नहीं लगाना, रटना नहीं है, आपको ये फील करना है। नीचे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी और उसका आंसर 1/3 रहेगा। ऑप्शन ए लगा देंगे टिक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पक्का इसको थोड़ा सा आप ऐसे बनाएंगे फिर आप छोड़ दोगे। उसका कारण तुम कहोगे यार दोनों में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पी ए दिया हुआ, यहाँ पी बी आ रहा है, ये तो दिया ही नहीं है, चलो इसको निकाल लेंगे, लेकिन ये पी बी तो दिया ही नहीं है आपके दिमाग। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जब वो रखोगे वो उसी के बराबर बनेगा, वो कैंसिल कर देगा उसको, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये पी ए के इक्वल हो जाएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक सीबीएसई में एक क्वेश्चन है जो कि हमने सीट में दिया है, प्रॉब्लम नंबर आपका 4th क्वेश्चन। उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे लिखा है उसे पी ही समझो। देखो सवाल में देखिए क्या है, 4th क्वेश्चन देखो इधर, देखिए बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इवेंट्स यानी घटनाएं ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ई और एफ हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। और हमसे क्वेश्चन में बोला, अच्छा ये तो फालतू है ना, नीचे वही उन्हीं दोनों का तो डिवाइड है। हमें मालूम है 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों को डिवाइड करोगे, जो ऊपर लिखा है वही उसी की प्रोबेबिलिटी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिख देंगे, फालतू बेवकूफ बनाने के लिए लिखा, क्या लिखोगे इसे, पी ई माइनस, नीचे किसी को भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी एफ। चाहे बी को डिवाइड करो इंडिपेंडेंट तो पी ए ऊपर वाला ही रहेगा, जो भाग में आ रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पी बी ही लिखना है। इसका मतलब मेरे पास पी ई है 0.3, बट मेरे पास पी एफ की दिक्कत है। तो एक काम करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई प्लस का पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारा कितना है, ये 0.5 है, और ये पी ई कितना है बेटा, पी 0.3 है। सर पी एफ नहीं दिया हुआ बेटा, निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। देख लो इधर, ये पी ई इंटरसेक्शन वाला इंटू पी एफ हो जाएगा, यहाँ से पी एफ निकल आए। सर ये कैसे हुआ, अरे इंडिपेंडेंट है ना, आपको मालूम है ये इंडिपेंडेंट है बेटा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को इंटू से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर नहीं नॉलेज है तो तुम सोचते रहोगे यार ये नहीं दिया हुआ। आपको क्वेश्चन में बिल्कुल सही बात है, ई इंटरसेक्शन एफ की दिक्कत आ रही है, बट हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं
इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनटू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इधर आ जाएगा। अच्छा 0.3 0.5 में माइनस कर दो तो ये पी एफ कॉमन आ गया दोनों से, इधर होगा 1 माइनस पी हो जाएगा। और ये हमें 0.5 में 0.3, 5 में 3 घटा दो 2 बचेगा लेकिन 0.2 बचेगा, 5 में 3 माइनस करो 2 लेकिन पॉइंट लगाएगा, और पी एफ हम निकाल लेंगे। और ये कितना है 1 माइनस पी कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू पी एफ और इनटू, और एक में अगर 0.3 घटाओ कितना बचेगा, अरे 1 में अगर 0.3 माइनस करोगे 10 में 3 के साथ 0.7, तो ये पी एफ कितना होगा बोलो, 0.2 डिवाइड में 0.7, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 2/7, पी एफ हमारा होगा 2/7। अब जरा मुझे ये बताइए आंसर पॉइंट में फ्रैक्शन में, तो एक काम करो पी को क्या लिख दो, 3/10 लिख दो। पी को क्या लिख दिया सर जी, वो तो 0.3 है बेटा, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा 10, और माइनस पी एफ कितना होगा 2/7, 70 एलसीएम लोगे 10 × 7 70 हो गया, ये 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21, माइनस 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20, 21 में 20 घटाओ 1/70, अरे आ रहा है, बोलिए आप देखिए पीछे आंसर देखिए 1/70 डी ऑप्शन आ रहा हो। कितना धुआंधार सवाल है, नहीं तो फालतू परेशानी है, ई इंटरसेक्शन है वाला फॉर्मूला लगाओगे टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर मैंने आपको, अब ये गजब का कॉन्सेप्ट है, दो अगर इवेंट्स, ये आपको तभी लिखना है जब वो इंडिपेंडेंट हो, कोई फायदा नहीं हो फॉर्मूला लगा के जो आप लगाते हो। हम जानते हैं ये तो होता ही है हमारा फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी बी, बट हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बात ठीक है, लेकिन अगर वो सवाल में दे देता है हमें कि इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट है तो हमें ये नहीं लगाने की जरूरत, हमें डायरेक्ट जो ऊपर लिखा है उसी की प्रोबेबिलिटी लिख देना है, पी बी बाई ए, तो जो ऊपर लिखा है उसी की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो फॉर्मूले 9 लिखाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर न लिख देना पी बी के बराबर, ये आपको बस क्वेश्चन में कोई इवेंट्स के बारे में बातचीत नहीं हुई। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.12, और इसका आंसर पीछे देखिए कितना दिया है 0.216, यही तो है। चलिए आइए देखें कैसे होगा। सबसे पहले ये बताइए पी बी बाई ए किसके इक्वल होगा बेटा, बहुत इजी है, दोनों का इंटरसेक्शन, इधर देखो दोनों का इंटरसेक्शन बेटा, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो सेम बात है। तो इसको हमने लिख दिया दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पी बी बाई ए कितना है 0.18, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है निकालना है, और पी ए कितना है मेरे बच्चों, पी ए आपका 0.12 होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, पहले हमें ये देखना है हमसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें ये भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछा जा सकता था, तो इस वैल्यू का यूज होता फिर, लेकिन उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें यहीं पर ही बात खत्म कर देनी है। इसका मल्टीप्लाई होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 0.18 इंटू 0.12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें जल्दी से बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 में 12 = 96, 12 कम 12 में 9 जोड़ोगे 21, 1 2 3 4, 1 2 3 पॉइंट, ये आपका हो गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 12th क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी हमारी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे, इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा 0.18 आ रहा है बेटा। चलिए देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है, ज़रा इसको देखेंगे कैसे होगा बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र घटनाएं, बहुत इजी है। तो एक काम करेंगे, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या
पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, बहुत आसान है, पी ए की वैल्यू 0.3 है इंटू पी बी की वैल्यू 0.6 है और 3 का 6 में मल्टीप्लाई 18, 1 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर बिल्कुल मेरा सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में है। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन कैसे, देखिए इधर बेटा कैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व, जरा समझिएगा। यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है पी ए आपका 0.4 है और पी बी आपका 0.5 है। आल्सो का मतलब, और ए और बी हमें ये भी दिया हुआ है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटनाएं बेटा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है एक तो पी ए यूनियन बी और एक पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले कौन सा निकाल लें, ये निकालना है, वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको रख दिया जाए, पी ए कितना है 0.4 प्लस पी बी रख दिया जाए 0.5। ये फंस रहा है, इसको क्या करें भैया, ये तो फंस रहा है, क्या करें, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसको यूज हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होगा, पी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इनको जोड़ सकते हो, जैसे 5 में 4 जोड़ोगे 9, लेकिन पॉइंट लिखना पड़ेगा। माइनस पी ए आपका 0.4 है और पी बी आपका 0.5 है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे 0.9 माइनस 4 में 5 का मल्टीप्लाई 20, 1 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे। अब ये 0.9 में अगर 0.20 घटाओगे तो 9 में 2 गया 7, जिसे हम 0.7 लिख सकते हैं, जिसे हम 0.70 मतलब 0.7 ही हो गया। भाई 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.20, वो तो 0 होता ही है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 0.70 का मतलब 70, इसका मतलब वो 0.7 ही है, ठीक है। चलो पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी इनटू फिर बी की प्रोबेबिलिटी, और पी ए देखो मेरे बच्चों, पी ए आपको दिया है 0.4 इनटू पी बी आपको दिया है 0.5, तो 4 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसे 0.2 लिख सकते हो। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, दोनों के दोनों सही आंसर आ रहे हैं बेटा, जल्दी से नोट करिए। ये बेटा ये क्वेश्चन 71 है। नॉट ए का मतलब क्या हुआ, ए डैश या ए बार, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ए नॉट ए का मतलब ए नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ए बार से लिख सकते हैं 0.7। तो हमें पी ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 माइनस पी ए बार, 1 माइनस पी ए बार घटाओगे तो पी ए आ जाएगा, और ये 1 माइनस इसको लेंगे 0.7, तो ये 0.3 हो जाएगा बेटा। 1 में अगर 0.7 घटाएं, 10 में 7 गया 3, 0.3 हो जाएगा बेटा। अब अगर हमारा टारगेट पी ए बाई बी है मेरे बच्चों, तो क्या होगा बोलो, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें पी बी तो मालूम, पी बी की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, बट हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। सुन लो भाई, पी ए बाई बी का मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। नोट कर लीजिए बेटा, पी बी तो आपको नहीं, पी बी दिया है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ये जो गिवन है आपको, ये पी बी बाई ए, इससे यूज होगा। क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है।
तो हमने इसको लिख दिया बेटा बी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ए। और इधर देखो ये आपको गिवन है, ये आपको कितना दिया है 0.5। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और डिवाइड में पी ए कितना है बेटा 0.7। तो यहां से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ इनटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 0.7। तो जी ए इंटरसेक्शन बी कौन सा, ये 0.3। अच्छा पी ए आपका ये पी ए है 0.3 है, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3। ये आपका 0.5 ही रहेगा, ये 0.3 हो जाएगा। तो 0.5 के साथ 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, 1 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, जिसे हम पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कह सकते हैं 15/100। तो 2 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3/20। तो यहाँ पर आएगा पी ए बाई बी, हमारा फॉर्मूला इससे निकालो। तो यहाँ पर होगा पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होगा 3/20। इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू होगी 3/20 और डिवाइड में पी बी हो जाएगा हमारा, पी बी को हम पॉइंट में हटा के फ्रैक्शन में लिख सकते 7/10। तो 7/10 ये ऊपर चला गया, नीचे रहेगा। तो पी ए बाई बी हो जाएगा मेरे बच्चों 3 × 10 डिवाइड में 20 × 7, 0 से 0 कैंसिल। तो पी ए बाई बी हो जाएगा 3/14, 3/14। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, सीबीएसई का लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार है। ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सुन लीजिए। ए तथा बी हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है यदि ए तथा बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब आपके क्वेश्चन में क्या रहा है, इस प्रकार है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार आपका 1/4 है, ए बार एंड बी आपका 1/6 है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सुन लो इधर, समझ लो कैसे होगा बेटा। चाहो आप तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ना यूज करना तो भी नहीं यूज करो। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट। भैया मैंने कहा ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार और बी भी हमारी इंडिपेंडेंट होगी। यानी हम चाहो तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बार भी लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहो तो दूसरा भी तरीका है। कैसे, देखो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो कंफर्म हम यूज कर लेंगे, चलो भाई ठीक है, पी ए इंटू पी बी। और यहाँ पर हमें पी ए निकालना है, लेट हमने कर दिया पी ए हमारा एक्स है और एंड, मतलब बार बार ये बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे लेटर वाई मान लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम यूज करेंगे एक्स इंटू वाई। चलो मतलब ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स मान लिया, वाई मान लिया। अब एक काम करो, सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1/4। इसका फॉर्मूला क्या है, सेकंड लिस्ट में देखो फॉर्मूले जो 9 लिखाए थे, क्या लिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सुन लो इधर, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के ये भी लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बार। अब आपका होगा सर क्यों, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे बेटा ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है, ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होती है, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है। नहीं लगाना चाहो तो ना लगाओ, कोई बात नहीं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको पी ए कितना होगा एक्स और माइनस उसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस पी ए की जगह एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। पहली इक्वेशन आपको मालूम है, सुनो इधर,
आपको मालूम है दो अननोन है, कितने अननोन है बोलो, x और y, तो हमने दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन बन गई भाई, फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। और चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कैसे, पी ए इन टू पी बी बार इज इक्वल टू 1/4 पी ए, और इसको लिखेंगे 1 माइनस पी बी और इज इक्वल टू 1/4, और ये होगा x 1 माइनस पी बी की जगह y इज इक्वल टू 1/4, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/4, वही आ रहा। देखो सी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मान ली किसी के दिमाग में ये चल रहा है तो वो भी ठीक है, ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा बनाओ, यहां पर दिया हुआ है पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6, 1/6 गिवन है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी हमारा 1/6 है बेटा, तो इधर हो जाएगा पी बी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6, और इसको वैसे ही लिख सकते हैं, पी बी को क्या लिख सकते हैं, अरे जिस पे बार है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस, फॉर्मूला देख लो ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है भैया, फॉर्मूला सूत्र देख लीजिए, लिस्ट में ढूंढिए फॉर्मूले, उस लिस्ट से ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, जो 9 फॉर्मूले, ये फॉर्मूला दूसरे तीसरे नंबर पर होगा। पी बी हमारा होगा वाई, क्योंकि वाई माना है, ये होगा पी ए इंटू पी बी, और ये हो गया 1/6, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6, सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करो, इधर देखो बेटा, अब बड़ी समस्या आ रही सर जी, इनको मैं कैसे सॉल्व करूँ, घबराओ नहीं, आराम सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व होगा, परेशान ना हो। आप एक काम करो, ये दिक्कत कर रहा है एक्स वाई, इस एक्स वाई को काटने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स वाई 1/4 फर्स्ट इक्वेशन, y माइनस एक्स वाई 1/6 सेकेंड इक्वेशन, दोनों को माइनस करोगे प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये होगा, x माइनस वाई, दिस माइनस दिस, और ये 1/4 माइनस 1/6, एक्स वाई सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 12 एलसीएम लिया, 12 का गुणा करो इसमें 3 माइनस 12 गुणा करोगे 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/12। अब सर जी फिर भी कुछ फायदा थोड़ा ना हुआ, अब हो जाएगा, परेशान हो। आपको क्या करना है, एक लेटर में बनाना है, x में बनाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं हो पाएगा, उन्हीं दोनों घुमाते रहोगे। आप x में बना दो पूरी इक्वेशन, या y में बना, तो हमने दिमाग लगाया चलो x में बना लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, अगर यहाँ से y निकालोगे तो कितना आएगा, ये x माइनस 1/12, ये इधर आ गया y, यानी y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x माइनस 1/12। अब चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, तो इससे ये फायदा होगा, पूरी इक्वेशन x में होगी, x निकल आया तो टेंशन खत्म, x निकल आएगा तो हमारी टेंशन खत्म, कारण क्योंकि x निकल आएगा, इधर देखो x निकल आएगा तो y निकल आएगा, इसको पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस एक्स वाई की जगह x माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1। चलो भाई एक टेंशन खत्म, अब पूरा x में दिख रहा है, x निकल जाएगा, फैक्टर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस में प्लस का x/12 बराबर 1/4, 12 का गुणा करो, 12 का गुणा करो बेटा, मल्टीप्लाइंग बाई 12, मल्टीप्लाइंग बाई 12, 12 का गुणा करिए, 12 का गुणा करेंगे पहले वाले में 12x, 12 का गुणा करेंगे दूसरे वाले में माइनस 12x² प्लस 12 का गुणा करोगे तीसरे वाले में, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x इज इक्वल टू 12 गुणा करेंगे 3, तो माइनस 12x² प्लस 12 में 1 जोड़ोगे 13x, माइनस 3 इधर आ गया, माइनस का गुणा करोगे 12x² माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
12 का 3 में गुणा करो, 12 3 36, गुणनखंड करिए। 12 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 36। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए, जोड़ने पे -13 आ जाए? -9 और -4 मल्टीप्लाई करोगे +36 होगा, ऐड करोगे -13 होगा, तो 12x² माइनस पहले वाले में x का मल्टीप्लाई 9x, दूसरे वाले में x का मल्टीप्लाई -4x + 3 = 0। तो यहाँ से एक काम करोगे, x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4x - 3 और माइनस कॉमन लोगे प्लस है तो ये माइनस हो गया = 0। 4x - 3 दोनों से कॉमन लिया तो इधर कितना होगा, इधर बचेगा, ये पूरा बाहर निकल आएगा, तो ये 3x बचा और -1 = 0। तो लो आ गया भैया, एक आ गया तो सब आ जाएंगे। एक बार इसको 0 करोगे और एक बार इसको 0 करोगे, तो यहाँ से 4x - 3 उधर गया, 3 हो गया, 4 भाग में जाएगा 3/4, और एक बार 3x - 1 उधर गया, 1x = 1/3। तो वैन जब हमारा x 3/4 है तब हमारा y क्या होगा, y कितना होगा, इसमें रखो 3/4 - 1/12, 12 एलसीएम लो, 12 एलसीएम लोगे, 12 का गुणा करिए, 4 से कटेगा 3, 3 3 9 -1, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी PA हमारा 3/4, तो PB हमारा कितना होगा मेरे बच्चों, 2/3। और जब हमारा वैन x कितना आ रहा है, दूसरा x कितना आ रहा है 1/3, तब हमारा y कितना आएगा, इसमें रखो ना, x की वैल्यू इसमें रखो, y की वैल्यू आएगी। x कितना है 1/3 - 1/12, y 12 एलसीएम लोगे, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 4 - 1, y = 4 में 1 घटाओगे 3, 3/12, 3 का 3, y = 1/4। फाइनली क्या होगा, आंसर क्या होगा, PA हमारा क्या होगा 3/4, या हमारा PA होगा 1/3, PB होगा 1/4। ये हमारा बच्चों आंसर होगा। दो आंसर हमारे यहाँ पर पॉसिबल होंगे। अब एक बार इस सवाल को और समझिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कितना गजब क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है सवाल में, बस आपको केवल नॉलेज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बाकी फॉर्मूले याद हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थोड़ा दिमाग ये लगाना होता है, मैथ्स में हमारे जितने अननोन होते हैं, ये रूल याद रखेंगे। ये रूल फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाते समय भी करते हैं आप। जैसे किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, पता चला वहाँ पर करंट निकालनी है, I मान लिया, I1 मान लिया, I2 मान लिया। अब पता चला आपके 3 अननोन हो गए, तो 3 इक्वेशन बनेगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है जितने अननोन उनको फाइंड करने के लिए उतनी इक्वेशन। क्या मालूम होनी चाहिए बेटा, उतनी इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा, इस CBSE का 4 मार्क्स 5 या 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसको एक बार और समझाते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इधर कैसे होता है बेटा, जरा समझो। जब हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, सुन लीजिए, जब हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसको जरा समझिए।
ये हमारा पी ए हमने लेट कर लिया एक्स और पी बी हमने लेट कर लिया वाई। पी ए हमने लेट कर लिया एक्स और पी बी हमने लेट कर लिया वाई, क्योंकि बार बार पी ए लिखना पड़ेगा, उससे बढ़िया एक्स लिखो, पी बी की जगह वाई लिखो। इधर देखो जरा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो पी ए पी बी फाइंड करना है तो समझ लो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन होंगे, तो आप पी ए को लेट मान लेना एक्स, पी बी को मान लेना वाई। इधर देखिए, सबसे पहले इधर देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपका ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको लिख दिया जिस पर बार नहीं है। इधर देखो पीछे, ए की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। पी ए आपको गिवन है, पी ए हमने माना एक्स, एक्स रख दो, ये पी ए इंटू पी बी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। कैसे ही बताओ, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर ये 1/4 के इक्वल है बेटा, ये वैल्यू 1/4 के इक्वल है। ये पी ए की जगह एक्स लिख दिया, पी ए की जगह एक्स, पी बी की जगह वाई हमने माना था। पी ए कहीं दिखेगा एक्स लिख देना, पी बी कहीं दिखेगा वाई लिख देना। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब कुछ ना करो, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि दो अननोन यहाँ पर मौजूद हैं। फिर दोबारा से आपने दूसरी इक्वेशन से बनाई कैसे, जिस पे बार नहीं लगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला बताया था, और माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। एक फॉर्मूला ये भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो यही वाला तो है, जिस पे बार नहीं लगा उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूले लिस्ट देखिए, उसमें 12वें जो 9 फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। तो ये पी बी की जगह वाई लिख दिया, पी ए की जगह एक्स वाई, फिर वही दो इक्वेशन बन गए कुछ। तो अब इन दोनों इक्वेशन कैसे किया जाए भाई, तो दोनों में जो एक्स वाई का टर्म है वो काट दिया, तो एक्स वाई में एक इक्वेशन आई। इससे ये फायदा हुआ, चाहे तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई भी निकाल सकते हो, चाहो तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर वो जो वाई एक्स के टर्म में है किसी भी इक्वेशन में आप रख देना, पूरा एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाई उधर ले गए, पॉजिटिव किया, उसको निकालना, पॉजिटिव करा, उधर ले गए पॉजिटिव, तो ये वाई यानी कितना आया, एक्स माइनस 1/12। इसको तुरंत पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रख दिया वाई की जगह, एक्स का मल्टीप्लाई करें माइनस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x/12, तुरंत 12 का मल्टीप्लाई किया, या 12 एलसीएम ले लो, 12x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 कैंसिल x, इसमें भी 12 करोगे 3 हो गया, तो माइनस 12x स्क्वायर, 12x में एक x जोड़ोगे 13x, ये 3 इधर आ गया माइनस 3। फैक्टर करना है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना है, तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा उसको पॉजिटिव बनाओ। सर जी उधर ले जाएं, उधर ले जाने की जरूरत नहीं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके फैक्टर करने के लिए 12 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 3 36। ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 36 आ जाए और ऐड करें तो माइनस 13 बन जाए, तो यही है। तो 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 3, इन दोनों से 3x कॉमन आया, तो ये होगा 4x माइनस 3, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, 4x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा 3x और इधर -1। एक बार इसको 0 करोगे x 3/4 आ गया, एक बार इसको x 0 करोगे 1/3 आ गया। तो जब आपका सुन लीजिए when x इक्वल टू 3/4, तो आपको y कैसे मिलेगा, जब x आपका 3/4 है तो आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से y मिलेगा आपको, तो ये y आ गया 2/3। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि भैया x का मतलब पी ए हमारा 3/4 हो गया, y का मतलब हमारा पी बी 2/3 हो गया। आ तो गए पी ए पी बी फाइंड करना है, तो सर फिर क्यों क्या दिक्कत हो रही है, अरे फिर x दूसरा भी 2 आ रहे हैं ना, x और y, x और y हमारे 2 आ रहे हैं। फिर हमने निकाला x जब हमारा 1/3 है तो 1/3 यहाँ रखेंगे, तो उस समय देख लिया y कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब पी ए हमारा 1/, तो हमारे 2 सेट पॉसिबल हो गए, एक बार पी ए पी बी वो आएगा, एक बार पी ए पी बी आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा।